So this is scheduled chapter of Lakshmikant. This is actually chapter number 4, salient features of Constitution of India. उसका हम complete topic करेंगे. Very important chapter. Numerous amounts of questions have come from this chapter. This schedule might seem very simple to you, but it is not. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से देखना. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज. ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट हुआ था देन देवर 8 शेड्यूल्स. ठीक है, अभी एट दिस करेंट पॉइंट देयर आर 12 शेड्यूल्स. तो 12 शेड्यूल है, आंसर होगा ए. कब कहाँ क्या क्या अमेंडमेंट है सब हम देखेंगे धीरे धीरे. नेक्स्ट क्या है कहानी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टोटल 12 शेड्यूल्स. ठीक है, पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, देन अनपॉज एंड देन सी मैं क्या बता रहा हूं. फिर क्या है थर्ड क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स. ठीक है, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है. ठीक है, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 पार्ट्स है, ना कि 20 पार्ट्स. गलत. ये गया गया गया. 2 और 3 में से एक होगा. क्या है. देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इन टोटल देयर आर 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. गलत. 9th 10th 11th 12th शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय अमेंडमेंट. यस, ओरिजिनली 8 थे, अभी 12 है. तो ये करेक्ट. अब कब कब कहाँ कहाँ हुआ ये हम देखेंगे. तो आंसर ओनली 3 होना चाहिए. ओनली 3. आइए. ओरिजिनली 8 शेड्यूल, न्यू एडेड 4 मोर, 9th 10th 11th 12th. ठीक. जो 9th शेड्यूल है इट इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म. लैंड रिफॉर्म करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मगर लैंड राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैं 1950s की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो क्या किया कि हमने कुछ लॉज बनाए जिसमें अ पर्सन हु इज होल्डिंग लैंड मोर देन द अपर लिमिट दैट द गवर्नमेंट हैज डिफाइंड. जैसे एक बंदा 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकता है. समबडी हैज 15,000 हेक्टेयर्स, तो इसके 5,000 हेक्टेयर्स लैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पास रख लेगी. बट ये 5,000 हेक्टेयर्स इज राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट है, आप ले नहीं सकते. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम कुछ लॉज को आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू रखना चाहेंगे. एंड वो कुछ लॉज, दोज आर आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू, विल बी प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल. तो बेसिकली 9th शेड्यूल वाज दोज लॉज. 9th शेड्यूल हैड compilation of those laws which were outside judicial review and majorly those were land reform related laws. तो स्टेट भी लॉज रख सकते हैं लैंड रिफॉर्म वाले, यूनियन भी. टोटल 13 लॉज थे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. 284 या 287 लॉज अभी हैं. अपार्ट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म अदर लॉज को भी अभी डाल दिया गया है. तो हम देखेंगे 9th शेड्यूल जब मैं करवाऊंगा. ठीक है, 9th शेड्यूल आ गया. 10th शेड्यूल की क्या बात है. 10th शेड्यूल बात करता है डिफेक्शन की. किसी ने पार्टी चेंज कर ली तो उसको डिफेक्शन. आपने बीजेपी की पार्टी पे, आपने बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा एंड देन इलेक्शन जीतने के बाद आप कांग्रेस में चले गए, तो दिस इज नोन एज डिफेक्शन. ठीक है. 11th शेड्यूल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे. 12th शेड्यूल म्यूनिसपैलिटी पे, म्यूनिसपैलिटीज को कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा. ठीक है, तो 9th शेड्यूल कब ऐड हुआ, सवाल ये है. तो 9th शेड्यूल गॉट एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. 10th शेड्यूल कब ऐड हुआ. 10th शेड्यूल गॉट एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. 11th 73rd, दिस इज 74th. आप देखते हैं ईयर क्या है. 1951, इसका है 1985, इसका है 1992, इसका भी है 1992. तो बहुत आपको ध्यान देना है इन पे. पॉज करना, इसको खुद से लिखने की कोशिश करना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं क्या है. फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट द नेम एंड द स्टेट ऑफ स्पेसिफिक टेरिटरीज. ठीक है, देखो जी अब आते हैं हम फर्स्ट शेड्यूल के एक्सप्लेनेशन पे. तो एक एक्रोनिम मैं पहले बता देता हूँ. टीयर्स, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये 12 शेड्यूल. तो फर्स्ट शेड्यूल बाद में खुद ही याद हो जाएगा, आराम से सुनते हो, रटने की कुछ भी चीज़ों को जरूरत नहीं है. फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट टेरिटरी ऑफ इंडिया. इसमें किस चीज़ की बात कर रहा है. टेरिटोरियल एक्सटेंट, क्या स्टेट्स की बाउंड्रीज होगी, एक्सटेंट एंड नेम्स ऑफ दीज स्टेट्स, इसकी बात कर रहा है फर्स्ट शेड्यूल. हर एक शेड्यूल में कुछ ना कुछ आर्टिकल का एक्सटेंशन होता है. तो शेड्यूल्स आर सिंपली आर्टिकल्स के अपेंडिक्सेस आर शेड्यूल्स. तो ये फर्स्ट शेड्यूल परटेन्स टू आर्टिकल नंबर 1 एंड आर्टिकल नंबर 4. ठीक है, जब आर्टिकल 1 4 हम करेंगे तो फिर से ये चीज़ आ जाएगी. तो ये फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बात है. देखो जरा क्या लिखा है. नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. ये आपका पेज नंबर 41 पे है.
थोड़ा सा आगे जाते हैं, नोट्स में देखो कैसे लिखा है मैंने, छोटा छोटा। दिस इज पेज नंबर 46, टेरिटरी एंड नेम, आर्टिकल 1 to 4। दिस इज योर फर्स्ट शेड्यूल, टी इज रिलेटेड टू टेरिटरी, फर्स्ट शेड्यूल, खत्म हो गई कहानी। आ जाओ क्वेश्चन पे। Which of the following schedule of the Indian Constitution lists names of the states and specific territory? Names, specific territory, territory, first खत्म कहानी। अब आते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे क्या चल रहा है। तो टीयर्स का ई लेंगे। ई इज इक्वल टू इमोल्यूमेंट्स, क्या पैसा मिलेगा, इमोल्यूमेंट्स की बात कर रहा है सेकंड शेड्यूल, मगर सबके इमोल्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा है। थ्री, फोर स्ट्रक्चर्स ऑफ इमोल्यूमेंट्स, फोर ऑफिसेस की बात हो रही है यहाँ पे। प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर, सेकंड आपका स्पीकर प्लस डिप्यूटी स्पीकर, थर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, फोर्थ सीएजी। इनके एमोल्यूमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर का भी, एंड मतलब ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाई कैमरल बोथ हाउसेस एंड यूनियन स्टेट, सबकी बात चल रही है। तो एमोल्यूमेंट्स में प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, जजेस, सीएजी, ये चार चीजें। अब इसको फिर से नोट्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, इमोल्यूमेंट्स, इनके साथ इनके अलाउंसेस, इनके साथ इनके प्रिविलेजेस, ये तीनों चीजें। प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, बोथ द हाउसेस, यूनियन एंड द स्टेट्स। ये बात हुई खत्म, ठीक है। ये हो गया सेकंड, इमोल्यूमेंट्स प्लस अलाउंसेस प्लस प्रिविलेजेस, ठीक है। अब इसको जरा उसमें देखते हैं लक्ष्मीकांत में कैसे लिखा हुआ है। दिस इज अगेन पेज नंबर 41, देखो क्या है नोट्स का पेज नंबर 41। प्रोविजंस रिलेटेड टू द इमोल्यूमेंट्स ए, अलाउंसेस 2, प्रिविलेजेस 3 एंड सो ऑन। किसके किसके, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, किसका, लोकसभा, चेयरपर्सन, डिप्यूटी चेयरपर्सन, या स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी। तो इसको मैं 1 मान रहा हूँ, इस कंप्लीट कहानी को मैं 2 मान रहा हूँ, इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, इसको, यही आप लेके जा पाओगे। इतनी बड़ी लिस्ट आपको याद नहीं रहेगी, इसको छोटा छोटा करना है, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक दिस टू एग्जाम। तो ध्यान देना है इस पर, ठीक है। चलिए अब क्या है, थर्ड शेड्यूल की बात है। टीयर्स, TEA, ए का मतलब है अफर्मेशन, अफर्मेशन एंड ओथ्स, अफर्मेशन प्लस ओथ्स की बात चल रही है। किसके किसके, कौन कौन से ऑफिस के, देखो जी। कैंडिडेट्स जो इलेक्शंस में खड़े होंगे, कैंडिडेट्स बोथ यूनियन एंड द स्टेट्स, कैंडिडेट चुने जाएंगे, एमपी बनेंगे, एमएलएस बनेंगे, यही कैंडिडेट मिनिस्टर भी बाद में बनेंगे, मिनिस्टर। तो ये तीनों चीजें यूनियन एंड द स्टेट्स के अफर्मेशन एंड ओथ्स हैं यहाँ पे। सेकेंडली जजेस, जैसे हमने सेकेंड शेड्यूल में देखा, SC प्लस हाईकोर्ट। थर्डली योर CAG। तो ये 5 चीजें हैं जो अफर्मेशंस एंड ओथ्स देते हैं आपके थर्ड शेड्यूल में, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। आ जाओ फिर से नोट्स में, दिस इज पेज नंबर 46 ऑफ नोट्स। ध्यान से देखो क्या लिखा है। अफर्मेशन एंड ओथ, यूनियन स्टेट, कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर इलेक्शंस, MPs MLA जो चुने गए, फिर जो ये मिनिस्टर बने, CAG, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है उनका ओथ इसमें नहीं है, जो गवर्नर है उनका ओथ इसमें नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट है उसका ओथ भी इसमें नहीं है। इन तीनों को ओथ बाहर है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 60, VP आर्टिकल 69, गवर्नर आर्टिकल 159, ये ध्यान देना है, ठीक है। सेकेंडली स्पीकर स्लैश डिप्यूटी स्पीकर का कोई ओथ नहीं होता, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी MPs ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा, और इन्होंने MP के रूप में ओथ ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये ध्यान देना, इनके ओथ नहीं होते। नो ओथ फॉर दीज पीपल, दीज 3 पीपल हैव ओथ अदर देन थर्ड शेड्यूल। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या है। अफर्मेशन ओथ देख लिया, इसमें ओथ्स आउटसाइड थर्ड शेड्यूल कौन कौन से वो ओथ हैं जी। तो पहला है आपका प्रेसिडेंट का ओथ, प्रेस, फिर है VP का ओथ प्लस गवर्नर का ओथ, ठीक है। प्रेसिडेंट का वोट कौन से आर्टिकल में, अभी आर्टिकल याद करने की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगी, आर्टिकल खुद याद हो जाएंगे। दिस इज आर्टिकल 60, दिस इज आर्टिकल 69, दिस इज आर्टिकल 159। किसके ओथ नहीं है, नो ओथ ऑफ सर्टन ऑफिस, दैट इज स्पीकर का ऑफिस स्लैश डिप्यूटी स्पीकर, ठीक है। ये हो गया। लोकसभा में, राज्यसभा में VP बनता है तो ऑलरेडी ओथ ले चुके हैं। डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा में ओथ टेकन एज MP, एंड राज्यसभा में ओथ टेकन एज MP। तो ये तीनों MP का ओथ ले चुके हैं, एंड दिस गाय इज VP का ओथ,
इससे दोबारा ओथ नहीं है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये हो गया आपका थर्ड शेड्यूल। अब एक और कहानी आती है, काफी थ्योरी हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना, बाद में सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में कॉमनैलिटी आप देखोगे, कैसे देखते हैं इसको देखते हैं। जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें हमने 4 चीजें देखी हैं, प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर और स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। थर्ड शेड्यूल में हमने देखा है कैंडिडेट, एमपी एमएलए बना एंड मिनिस्टर बन गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस दोनों में है, सीएजी दोनों में है। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसको जरूर से बना लेना। सेकंड लिखना, 4 चीजें तुमको पता है, 2 यहाँ लिखना, 2 यहाँ लिखना। थर्ड लिखना, 3 चीजें आपको पता है, इसमें से 3 यहाँ लिखना, 2 यहाँ लिख देना। ये हुआ आपका खत्म। अभी सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल, इससे काफी क्वेश्चन आएंगे, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, एक ही बार में थ्योरी पढ़ा दी गई है। पॉज करना, पेज नंबर 46 ऑफ नोट्स पे ये टेबल बना हुआ है, ध्यान देना इस पर। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं, काफी होगी। फोर्थ शेड्यूल देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। फर्स्ट टेरिटरी, सेकंड इमोल्यूमेंट्स, टीई, दिस इज अफर्मेशन और उनकी सारी डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, ओके, which one of the following schedule of the constitution must be amended? यूनियन स्टेट, स्टेट की बात कर रहे हैं, टेरिटरी एंड नेम की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 की बात, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4 की बात चल रही है। तो इसमें फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरी एंड नेम पे है, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4 है। सेकेंड शेड्यूल इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस है, टीई, 4 लोगों के, प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर, डिप्यूटी स्पीकर, स्पीकर, जजेस प्लस सीएजी, खत्म। थर्ड शेड्यूल आपका अफर्मेशन एंड ओथ है, कैंडिडेट, एमएलए एमपीज प्लस मिनिस्टर, अगेन सीएजी एंड जजेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फोर्थ शेड्यूल आइए, आप देखते हैं फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है, फिर से वापस आएंगे, TEAR, आर, आर का मतलब है राज्यसभा। तो राज्यसभा में कौन सी स्टेट से कितनी सीटें जाएंगी, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज इज इन फोर्थ शेड्यूल। तो राज्यसभा सीट एलोकेशन, ये फोर्थ शेड्यूल की कहानी है। आ जाओ जरा नोट्स में देखते हैं, पेज नंबर 47 पे क्या है, राज्यसभा सीट्स एलोकेशन फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटी, आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 80, दैट्स इट, इतना ही है इसमें। अब आ जाओ क्या लिखा हुआ है, फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, पॉलिटिकल डिफेक्शन, दिस इज इन 10th शेड्यूल, अभी हमने देखा है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। पंचायती राज 11th शेड्यूल, 73rd 1992। लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल, देखेंगे हम इसको। नेक्स्ट क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल की बात चल रही है, TEA, अफर्मेशन की बात चल रही है, 5 चीजें थी उसमें। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मिनिस्टर, यस, कैंडिडेट, एमपी, मिनिस्टर। ओथ एंड अफर्मेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस, यस, करेक्ट। ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का नहीं है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर 60 है, वीपी का 69 है एंड गवर्नर का 159 है, गलत। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 1 2 4, क्या अच्छा क्वेश्चन था ये, 1 2 4 सी आंसर है। चलिए देखते हैं फिर से थर्ड शेड्यूल में हमने क्या क्या हेडिंग सीखी है। थर्ड शेड्यूल, व्हाट इज थर्ड शेड्यूल, विच ऑफिसेस आर देयर, विच ऑफिसेस आर नॉट देयर एंड हु डज नॉट हैव ओथ, नो ओथ। ये 4 हेडिंग्स देखिए, इसमें एफर्मेशन प्लस ओथ है, ऑफिस में 1 2 3 4 5, पॉज करके लिखना, कौन सा ऑफिस नहीं है, 1 2 3, कौन सा ऑफिस के ओथ नहीं होती है, 1 2, पॉज करना है, फिर से लिखना है, बार बार लिखोगे तभी याद होगा। इस प्रोसेस को आप स्किप नहीं कर सकते हो, नहीं तो याद नहीं होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वहाँ पे कंफ्यूजन होता है, समय वेस्ट होगा आपका, 10 सेकंड भी वेस्ट हुए तो आपका वहाँ पे पेपर छूटेगा, याद रखना है बात। अगर 50 क्वेश्चन में भी 10-10 सेकंड आप वेस्ट करते हो तो 500 सेकंड्स हो गए, दिस इज 8 मिनट्स, इतना वेस्ट हो जाएगा समय। इसलिए मेमोरी स्टैटिक पोर्शन में आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टैटिक पोर्शन में मेमोरी अच्छी होगी जब आप लिखोगे अच्छे से। तो फर्स्ट इज योर ऑफिस इज कैंडिडेट, एमपी एमएलए, मिनिस्टर, सीएजी एंड जजेस। ऑफिस किसका नहीं है, प्रेसिडेंट, वीपी, गवर्नर, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर। खत्म हो गया आपका थर्ड शेड्यूल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्या पूछा गया, मैच 1 एंड 2, थर्ड शेड्यूल इमोल्यूमेंट्स आपको पता है, तो इमोल्यूमेंट्स में क्या करने का आपने, एलोकेशन ऑफ सीट्स, ये तो फोर्थ शेड्यूल है, तो ये तो 1 हो गया, हटा दो, हमेशा साइड में लिखना है, इसको कट करना है। ओथ्स एंड इन्फॉर्मेशन 2 है, हटा दो। 7 शेड्यूल 8 शेड्यूल आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है।
तो इस पे पहले आते हैं। अगर सिर्फ इतना पता हो 2-1 है, इससे आंसर होगा 2-1 हो जाएगा। चलो आ जाओ, आप जरा 7th शेड्यूल पे आते हैं। 1 2 3 4 हमने देख TEAR देख, 5th 6th 7th 8th S ऑफ ओल्ड PM, F ये देखेंगे पहले, ये S है, ये O है। 7th में है फेडरल लिस्ट। तो 7th शेड्यूल बात कर रहा है कि यूनियन के पास कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसपे वो लॉ बना सकते हैं, स्टेट के पास कौन कौन से हैं, एंड कॉन्करेंट दोनों के पास कौन कौन से हैं। तो लॉ बनाने के सब्जेक्ट्स आपके 7th शेड्यूल में है, ये सिंपल सी बात है। तो 7th शेड्यूल इज फेडरल लिस्ट, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों चीजें दे रखी है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 246 परटेन्स करता है इसको। ठीक है, एक और बात बता देता हूं मैं फेडरल लिस्ट से, एक चीज रेसिडुअरी पावर भी होती है, अननोन सब्जेक्ट्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना तब ऐसा नहीं लगा था कि हमें स्पेस, एआई, इस पे कौन रूल बनाएगा, इसका बाइफिकेशन करने की उस समय आवश्यकता है, बिकॉज दीज वर अननोन, उस समय के लोगों को नहीं पता था। फ्यूचर में जब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आता है विच इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी पुट दैट इन रेसिडुअरी लिस्ट, एंड उसमें एक वन ऑफ द रेसिडुअरी लिस्ट है इसका स्पेस रिसर्च, किसके पास जाएगा, यूनियन के पास जाएगा। सो दीज 3 246, दिस 248, ये आपका 7th शेड्यूल है, ध्यान देना है, फेडरल लिस्ट है। देखते हैं हम इसको, पेज नंबर 49 ऑफ नोट्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फेडरल लिस्ट आर्टिकल 246, सेम कहानी, रेसिडुअरी पावर 248, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट 246, इसमें ये सब चीजें भी हैं, अभी हम देखेंगे। स्पेस रिसर्च वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स है रेसिडुअरी लिस्ट का। 7th शेड्यूल दिस, ठीक है। 8th शेड्यूल क्या है, 8th शेड्यूल टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया में कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं, तो ये 8th शेड्यूल है। इसका अपना पूरा ही चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद उस चैप्टर को करेंगे। टोटल अभी 22 है ऐसे लैंग्वेजेस, ओरिजिनली 14 थी, 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। कब कब ऐड हुई हैं सब इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे। तो 8th इज अबाउट लैंग्वेज, दिस इज अबाउट फेडरल लिस्ट, so this is फेडरल लिस्ट। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, O इज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये S क्या है, S है शेड्यूल्ड एरिया प्लस ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, ये आपका 5th शेड्यूल। अब 6th शेड्यूल क्या है, 6th शेड्यूल है ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो इसको बोलते हैं अदर ट्राइबल एरिया। इस तरीके से 5th एंड 6th, 5th को हम देखेंगे अभी। 5th इज शेड्यूल एरिया प्लस शेड्यूल ट्राइब, एडमिन एंड कंट्रोल इनका कैसे होगा, कहाँ है क्या है बताएंगे अभी। 6 में क्या है, 6 में अदर ट्राइबल एरिया, कौन से अदर ट्राइबल एरिया, ATMZ, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। चलिए नोट्स में देखते हैं इसको। देखो 4th के बाद शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, 5th शेड्यूल के बारे में है। ठीक है, अंदर डिटेलिंग्स थोड़ी देर में। 6th शेड्यूल अदर ट्राइबल एरियाज की बात करता है 6th शेड्यूल, ठीक बात है। 7th शेड्यूल फेडरल लिस्ट की बात करता है। अब थोड़ा नीचे चलेंगे तो हम देखेंगे अपना 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 8 लिस्ट आपकी हो गई है, ध्यान से इसको पॉज करके खुद लिखना, TEARS ऑफ ओल्ड, क्या है पढ़ा हमने, टी, पॉज करना, पे पॉज करके लिख ही लो, कोशिश करो खुद से। ठीक, अब देखो टेरिटरी है, दिस इज इमोल्यूमेंट्स, दिस इज अफर्मेशन प्लस ओथ्स, दिस इज राज्यसभा, दिस इज शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, दिस इज अदर ट्राइबल एरिया, दिस इज फेडरल लिस्ट हो गया, दिस इज ऑफिशियल लैंग्वेज 8। 9th आपको बताया मैंने लैंड रिफॉर्म, 10th आपको बता दिया मैंने, दिस इज योर डिफेक्शन। 11th पंचायती राज, म्यूनिसपैलिटी, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, खत्म, सारे आपको याद हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, पॉज करना, बार बार लिखना, मेरे लिए आसान है, आपके लिए इनिशियली डिफिकल्ट होगा, बाद में आसान हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं क्या है 7th शेड्यूल के बारे में। 7th शेड्यूल इज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट, यस बिल्कुल सही बात है। यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट 246, रेसिडुअरी 248, 4 नंबर, 3 नंबर, खत्म कहानी। नेक्स्ट कहानी 4th शेड्यूल, TEAR, राज्यसभा से रिलेटेड होना चाहिए, 3 नंबर, हटाओ। 6th टीयर्स, S इज 5th मतलब शेड्यूल एरिया, एंड टीयर्स ऑफ, O इज अदर ट्राइबल एरियाज, तो अदर ट्राइबल एरियाज 4th नंबर होगा, तो ये गया। 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये गया। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म है, ये गया। तो 3 4 2 1 ऐसा होगा। TEARS बार बार लिखना है, ऑफ ओल्ड PM, OLD, इस O और इस O में आपको कंफ्यूजन होगी। दिस इज अदर ट्राइबल एरियाज,
This is official language. So this is 6th other tribal area, which is this. This is 8th official language, which is this. ये रहा. तो ध्यान देना इस पर, ठीक है. मिटा दिया मैंने. 3 है ये, हटा दो. सी होना चाहिए आंसर. इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट फिर से आया. 7 आपको पता है फेडरल लिस्ट है. लिखना टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बार बार. टी इज फेडरल लिस्ट. तो फेडरल लिस्ट कहाँ पे है? ये 7th है आपका. डिस्क्वालिफिकेशन ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर 3 नंबर खत्म. 8th ऑफिशियल लैंग्वेज 1 नंबर खत्म. 9th इज लैंड रिफॉर्म. क्यों लैंड रिफॉर्म था? ताकि सर्टेन एक्ट्स को आप बचा पाओ जुडिशियल स्क्रूटनी से. तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स 4 नंबर. 10th डिस्क्वालिफिकेशन ऑन डिफेक्शन 2 नंबर. 3142 3142 अगेन कहानी. 3142 सी होना चाहिए. सी आ जाओ. नेक्स्ट क्या कहानी है? 7th आपका फेडरलिस्ट है, तो फेडरलिस्ट हुआ 3 नंबर हटाओ. 8th आपका टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है, तो लैंग्वेज 1 नंबर हटाओ. 9th आपका वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट 4 नंबर 2 नंबर. 3142 रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन रहते हैं. 3142 डी आंसर है. खत्म कहानी. नेक्स्ट. And apart from these lectures, if you wish to complete entire syllabus of UPSC in this PYQ manner, then you can enroll in our course. You can pause the video and see the features of the course. You will get 3-day free demo class, and the fee payment is also monthly, so that you will always have an exit option. Everything is done in a planned manner. This is how polity will be done. This is how geography will be done. If you are interested, then you can message me on Telegram. आप क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. ठीक है, नॉट करेक्टली मैच देखते हैं. 3rd इज अफर्मेशन ऑफ करेक्ट. 10th इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑन डिफेक्शन, बिल्कुल करेक्ट. इसके बारे में अभी बताता हूँ मैं. 8th इज लैंग्वेज करेक्ट. 9th इज सीट्स एलोकेशन टू राज्यसभा. दिस इज 4th. टीयर्स TEAR, दिस इज आर. 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म में हटाओ. चलो 10 शेड्यूल एंड 9 शेड्यूल अब हम देखते हैं. 8 शेड्यूल इस चैप्टर में नहीं देखेंगे हम. 7 तक बता दिया है. अब 9th एंड 10th को हम देखते हैं. 9 शेड्यूल की क्या कहानी है? 9 शेड्यूल इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेविंग ऑफ लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म के लिए, ठीक है. इसको आप बहुत बेहतर समझोगे जब फंडामेंटल राइट का चैप्टर खत्म हो जाएगा. व्हाट इज दिस? तो 9 शेड्यूल इज सिंपली लिस्ट ऑफ दोज लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट. तो लॉज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू ये है, ठीक है. इसके बाद ओरिजिनली क्या था? 13 लॉज थे, अभी 284 है. क्यों आया? ताकि आप जमींदारी अबॉलिशन कर पाओ, एंड दैट शुड नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट. कब आया? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है. अब इसके बाद क्या है? अब इसमें क्या हुआ? इसमें एक बहुत पिक्यूलियर चीज हुई. ये बोला गया कि ठीक है, आपने 1951 से 9 शेड्यूल में लॉज डालना शुरू किए, और 1973 तक लॉज डाले गए, ठीक है. मैं 1973 अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों. इसके बाद भी बहुत समय तक लॉस डाले गए. 2007 का वो समय आया. 2007 में केस हुआ, IR कोहलो केस. उस केस ने बोला कि देखो जी, कोई भी लॉ इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये बोला गया कि एनी लॉ विच इज प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल आफ्टर 1973, एंड इफ दिस लॉ violates the essence of the constitution, that is the basic structure of the constitution, then it could be challenged in the courts. क्यों ये 1973 का कट ऑफ डेट है? क्योंकि 1973 में ही डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया. डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इससे इसके तहत IR कोहलो केस में बोला गया कि अब आप चैलेंज कर सकते. तो 1951 में बोला गया कि लॉज इन 9th शेड्यूल इम्यून है जुडिशियल रिव्यू से, ठीक है, नो जुडिशियल रिव्यू. 2007 में बोला गया 9 शेड्यूल के लॉज विच वर इंस्टेटेड आफ्टर 1973 are not immune from judicial review if they violate basic structure. 1973 इसका मतलब है कि 1973 तक के जो भी लॉज है इसमें कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा. इसके बाद के जो लॉज है उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इफ दे वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन, इफ दे वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये है आपका 9th शेड्यूल. आ जाइए, ये है नोट्स का पेज नंबर 57, ठीक है. क्या लिखा है? लैंड रिफॉर्म. व्हाट इट इज? लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज दैट कैन नॉट बी चैलेंज कोर्ट. ओरिजिनली 13 थे, अभी 248 है. क्यों था? सो दैट लैंड रिफॉर्म इन जमींदारी ऑपोजिशन कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. इसको अभी इग्नोर करना है, ये वाली चीज को. इसको हम देखेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में. IR कोहलो केस में क्या बोला? Laws included in 9th schedule after 1973 can be challenged in courts on the basis of basic structure. क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्यूमेंट 1973 केशवानंद भारती केस के
बाद आई है, ठीक है। चलिए जी, ये तो 9th शेड्यूल। अब 10th शेड्यूल देखते हैं। बहुत सिंपल कहानी, डिफेक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 52 1985 से आया है। कौन से आर्टिकल्स को पर्टेन करता है? 102 एंड 190। नॉट इंपॉर्टेंट अभी के लिए, बाद में खुद याद हो जाएगा। अब डिफेक्शन के ग्राउंड्स क्या है? बहुत ही सिंपल ग्राउंड्स है डिफेक्शन के। अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी से सीट लेके जीता है, दैट इज बीजेपी ने टिकट दिया, जीता, जीतने के बाद आईएनसी में चला गया, सो इज वॉलंटरीली गिवन अप द सीट ऑफ द पार्टी, तभी तो दूसरी पार्टी में जाएगा, ये डिफेक्शन। सेकंड, पार्टी ने बोला कि आपको इस पे वोट करना है और एमपी ने बोला नहीं मैं इस पे वोट नहीं करूंगा, या मैं नहीं करूंगा या मैं किसी और को वोट करूंगा। अगर ऐसा करता है एमपी, वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी लाइन्स, इट इज पर्टेनिंग टू डिफेक्शन। तो दो कंडीशन डिफेक्शन पे होगी। सेकेंडली यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट कंडीशन वॉलंटरी लीव पॉलिटिकल पार्टी, सेकेंड कंडीशन आपका वोटिंग अगेंस्ट पार्टी लाइन्स। ठीक बात है। अब आते हैं कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। लेट्स जस्ट सपोज हरभजन सिंह है नॉमिनेटेड मेंबर, तो इनको नॉमिनेट किया गया 1 जनवरी 2026 में, ठीक है। यहां से 6 महीने तक, 6 मंथ, दैट इज 30th ऑफ जुलाई या जून 2026, इसके बीच में ही कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, चलेगा। इसके बाद ही कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, नो पीपी। अगर ज्वाइन करते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड, या डिफेक्शन के अंदर आ जाएंगे। ठीक बात है, डिस्क्वालिफाइड या डिफेक्शन। नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ्स। क्या होता है ना कि अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट है, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं। बाद में ऐसा हुआ कि एक वोट पे गवर्नमेंट बननी हो, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर बोलते हैं आप हमें बना दीजिए और हम आपकी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा होता है। या फिर कोई ऐसा मैटर है जिस पर आपको वोटिंग करनी है, तो नॉमिनेटेड मेंबर तब तक नहीं ज्वाइन करेगा जब तक उसका फायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ को कर्व करने के लिए बोला 6 मंथ्स के अंदर कर लो, करना है तो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब है इंडिपेंडेंटली, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट के आप इंडिपेंडेंटली इलेक्शन जीते हो, कैन यू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी? नो, यू कैन नॉट। इफ अ इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन पीपी, डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, इस पे बिल्कुल ध्यान देना है। अब आ जाओ कहानी पे, क्या ग्राउंड है? सबसे इंपॉर्टेंट है नॉमिनेटेड, यही पूछा जाता है हर समय। क्या नॉमिनेटेड मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है? यस। कब तक कर सकता है? 6 मंथ्स के अंदर अंदर। क्या इंडिपेंडेंट मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है? नो। वोट अगेंस्ट योर पॉलिटिकल पार्टी लाइन्स, डिफेक्शन। चेंज पार्टी या फिर वॉलंटरी गिविंग अप द सीट, डिफेक्शन। तो ये 4 कंडीशन डिफेक्शन, ठीक है। अब इस डिफेक्शन पे डिसीजन कौन देगा कि डिफेक्शन है या नहीं? तो डिसीजन स्पीकर ऑफ द हाउस दिखता है। क्या ये स्पीकर ऑफ द हाउस पे जुडिशियल रिव्यू आया जा सकता है? तो हाँ जी, इस पे जुडिशियल रिव्यू लाया जा सकता है। क्या ये जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन स्टार्टिंग से था? तो नहीं था जी। क्या हुआ कि जब 1985 में आया डिफेक्शन, तो स्पीकर का डिसीजन फाइनल था, नो जुडिशियल रिव्यू, नो जुडिशियल। फिर एक 1992 में केस हुआ, कियोतो होलान केस, कियोतो होलोहान केस। इस कियोतो होलोहान केस में बोला गया कि स्पीकर डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये बात बोली गई। ठीक है, ये बात हो गई। सेकेंडली, एक इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आया है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या बोला गया कि अगर कोई पार्टी है, लेट्स जस्ट सपोज बीजेपी, इसमें 100 मेंबर है, इस 100 में से 67 मेंबर वांट्स टू ज्वाइन आईएनसी, तो क्या ये चीज, ज्वाइनिंग ऑफ दीज मेंबर्स टू आईएनसी, विल इट बी कॉल्ड एज डिफेक्शन? तो नहीं जी। मर्जर ऑफ पार्टीज, ये मर्जर है, एक पार्टी दूसरी पार्टी में चली गई, if that merger is done by 2/3 of their members, then it is not known as defection. members का मतलब MPs, 2/3 MP किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में चले गए, इसको हम डिफेक्शन नहीं बोलेंगे। कोई पार्टी है बीजेपी, उसमें 100 मेंबर, उसके 33 मेंबर तोड़ के एक दूसरी पार्टी बना दी, BJD, ऐसी कोई पार्टी बना दी इन्होंने, तो ये स्प्लिट हुआ है पार्टी में। अगर 1/3 मेंबर स्प्लिट करते हैं पार्टी को, सब लोग डिफेक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 91st 2003, दो चीजें हैं, मर्जर प्रोटेक्टेड इफ बाय 2/3, स्प्लिट नॉट प्रोटेक्टेड। ये बात है। पहले क्या था कि 1/3 लोग अगर स्प्लिट करना चाहे तो कर सकते हैं, और बाद में इसको हटा दिया गया बाई 91st। ठीक है। इसमें एक और बात है, स्पीकर। क्या स्पीकर अपनी पार्टी लाइंस छोड़ सकता है, अपनी पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर सकता है आफ्टर ही हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द हाउस? तो यस, कर सकता है, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू डिफेक्शन। ये एक एक्सेप्शन है स्पीकर के लिए। इंग्लैंड में क्या होता है कि स्पीकर को छोड़ना ही होता है, कन्वेंशन है ऐसा। इंडिया में क्या होता है, स्पीकर नहीं छोड़ते हैं, अगर छोड़ दिए तभी भी चल जाएगा, ही विल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिफेक्शन, बिकॉज स्पीकर इज द वन हु इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन लीव इट्स पार्टी वॉलंटरी एंड ही कैन नॉट बी
कॉलर्स डिफेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीकर में है, कोई और अगर ऐसा करता है तो डिफेक्शन में आ जाएगा। तो ये 10th शेड्यूल के बारे में बात है। इतनी सारी बातें की हमने 10th शेड्यूल में। क्या क्या बोला हमने? सबसे पहले हमने बोला व्हेन, हमने सेकंड देखा व्हाट, थर्ड देखा हमने इसके ग्राउंड्स, फोर्थ केस, फिफ्थ एक्सेप्शन, सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इतनी सारी चीजें आपके 10th शेड्यूल में। व्हेन 52nd 1985, व्हाट डिफेक्शन, ग्राउंड्स nominated, independent, voluntary, vote, cannot join after 6 months, cannot join at all, volunteering, giving up the party of the seat, and vote against party lines. Case Kyoto Holan 1992, judicial review of speaker decision. Exception, speaker can give up party membership. Amendment 91st 2003, split not allowed, merger 2/3 allowed. ये है आपका 10th शेड्यूल। पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश करना। अब नोट्स में देखते हैं, पेज नंबर 58 पे ध्यान से बिल्कुल देख पा रहे हो। चलिए जी, 9th हो गया, 10th हो गया, अब आ जाए क्वेश्चन। थर्ड 10th डिस्क्वालिफिकेशन है, इनफैक्ट डिफेक्शन ज़्यादा बेहतर होगा। डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेक्शन, हाँ ठीक है चलेगा, क्योंकि नॉर्मल अदर तरीकों से भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अदर देन डिफेक्शन, इसको भी हम देखेंगे। लैंग्वेज 9th शेड्यूल, लैंड रिफॉर्म। चलो जी, क्या है? द 9th शेड्यूल was introduced in the Constitution of India during the primary 1951. First, Jawaharlal Nehru. A. Next, to give effect to constitutional protection, the state land reform have been included in 9th शेड्यूल 1951। पहले 13 थे, अब 27 हैं। केस है इसमें 9th शेड्यूल में आपका क्योतो बोल रहा हूँ, IR कोहलो केस 2007 का, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप वायलेट करोगे आफ्टर 1990, आफ्टर 1973, देन दोज लॉज विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। 7 फेडरल है, लैंग्वेज है, डिफेक्शन है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल। यस इट कैन। वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन इन एनी कोर्ट एंड नो नहीं, 2018 में ये गलत है। 2007 IR कोहलो केस, laws incorporated in 9th schedule after 1973, violating basic structure is subject to judicial review. Correct, wrong, A answer. कोहलो केस आ गया, कोहलो केस related to 9th schedule, खत्म कहानी। Next, the provision of 3 legislative lists is found in 3 legislative lists, that is 7th schedule की बात चल रही है, तो this is 7th schedule. Next, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट को याद रखना, यूनियन के पास सबसे ज्यादा है, स्टेट्स के पास उसके बाद है, कॉन्क्रेंट में उसके बाद है, बस यही ध्यान रख। कितने एंट्रीज है नॉट इंपॉर्टेंट। तो यूनियन ए होगा, ए, स्टेट लिस्ट सी होना चाहिए, कॉन्क्रेंट बी होना चाहिए। तो ACB ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, बी आंसर होना चाहिए, खत्म हो गई कहानी। अब क्या है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। हाँ, अब सब्जेक्ट्स की बात है कि किसमें किसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग लिखा होता है, देखो जितने भी प्लानिंग के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कॉन्करेंट में आते हैं। कौन कौन से प्लानिंग की बात चल रही है? इकोनॉमिक प्लस सोशल, फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। फैमिली प्लानिंग है तो इसी से रिलेटेड होगा मैरिज, इसी से रिलेटेड होगा डाइवोर्स, इसी से रिलेटेड होगा अडॉप्शन, इसी से रिलेटेड होगा सक्सेशन, इनहेरिटेंस। तो सारी चीज़ें कॉन्करेंट में एक साथ ही, इसको अगर याद कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन, 4 चीज़ें। आ जाओ नोट्स में देखते हैं इसको पहले। दिस इज पेज नंबर 49 ऑफ नोट्स। देखो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन। ठीक है, तो ये प्लानिंग से रिलेटेड है। आ जाओ, क्या इकोनॉमिक प्लानिंग की बात हो रही है, कॉन्करेंट लिस्ट, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग, अभी फिर से सेम कहानी, कॉन्करेंट लिस्ट, खत्म कहानी। 246 आर्टिकल है, इसकी बात चलिए। यहाँ इसमें क्या है? इकोनॉमिक, हाँ इकोनॉमिक है। चलो नेक्स्ट, रिपीट होंगे सेम सब्जेक्ट से, यही 5-6 सब्जेक्ट से ये याद रहते हैं तो काम हो जाता है। क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स, देखो जी, जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड है ना वो सारे कॉन्करेंट में। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट रिलेटेड क्या, जैसे फॉरेस्ट, जैसे वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जैसे एनिमल क्रुएलिटी, ये सारे कॉन्करेंट लिस्ट में तीनों, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड एनिमल क्रुएलिटी, ये सारे आपके कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसमें भी अमेंडमेंट हुए, जब आएगा तो बताऊंगा अमेंडमेंट्स क्या है। तो प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एनिमल्स, कॉन्करेंट लिस्ट, खत्म कहानी। आ जाओ नोट्स में फिर से सेम पेज नंबर 49 पे, एनिमल क्रुएलिटी, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब के सब इसी में। नेक्स्ट क्या है सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में? क्या है? पुलिस, क्रिमिनल मैटर, हाँ चलो, क्रिमिनल मैटर प्लस सिविल मैटर, ये दोनों मैटर कॉन्करेंट में। पुलिस, प्रिजन, पब्लिक ऑर्डर, ये सब स्टेट लिस्ट में है।
रेडियो टेलीविजन जहाँ यूनिफॉर्मिटी चाहिए ऑल ओवर इंडिया, दिस इज यूनियन, दिस इज यूनियन। चलिए आइए अब यहाँ कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। ये कॉन्करेंट में है, इन्वायरमेंट कॉन्करेंट में है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड आपका एनिमल क्रुएलिटी। इसके बाद कोड्स, दो कोड, क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर कोड, ये कॉन्करेंट खत्म। स्टेट पुलिस प्लस प्रिजन प्लस पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ सैनिटेशन, यूनियन जहाँ भी यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो आपका यूनियन में होगा रेडियो टेलीविजन फॉरेन अफेयर्स। और भी चीज़ें और देखेंगे, आओ जहाँ नोट्स में देखते हैं इसको। कॉन्करेंट लिस्ट तो पूरा ही हो गया। इकोनॉमिक सोशल, क्रिमिनल सिविल, पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली, एजुकेशन, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, ये सब इसमें ही है। मैरिज डाइवोर्स, एनिमल क्रुएल्टी, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखो पुलिस, प्रिजन, हेल्थ सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर लिखा नहीं गया था। चलो मैं लिख दूंगा इसको, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड रिफॉर्म, ये सारे स्टेट लिस्ट में। यूनियन में देखो टेलीविजन, आपका फॉरेन अफेयर्स, आपका डिफेंस, रेलवे, सेंसस, ये सब है। क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। ये हो गई कहानी खत्म। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज कॉन्करेंट लिस्ट, पॉपुलेशन फैमिली करेक्ट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, दिस इज योर स्टेट, पर पर्सन टैक्स स्टेट, ट्रेजर ट्रैवल या ट्रेजर ट्रूव होना चाहिए, जो भी ट्रेजर मिला है स्टेट, उसमें से कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा। फिर सारे स्टेट्स हैं ये तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन है, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखो ट्रेड एंड कॉमर्स में दो चीज़ें हैं, ध्यान देना। अगर इंटर स्टेट है, स्टेट्स के बीच में हो रहा है, मल्टीपल स्टेट्स के बीच में, तो ये तो आपका यूनियन लिस्ट। इंट्रा स्टेट है, स्टेट के अंदर चल रहा है, ये स्टेट लिस्ट ऐसे है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो गड़बड़ है, हटाओ। अडल्टेशन ऑफ गुड्स पता नहीं हमें, सक्सेशन है, तीसरा तो है, दूसरा नहीं है, हटा दो सेकंड को, थर्ड सॉरी फर्स्ट नहीं है ना, तो फर्स्ट हटाओ, फर्स्ट हटाओ, हाँ पता है कि थर्ड है, तो 2 3 पे आंसर हो जाएगा, समझे। अच्छा क्वेश्चन है वाला, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 2024 यूपीएससी में भी आया है, ये तो यूपीपीसीएस है, यूपीएससी में भी आया है, तो बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे है इंटर स्टेट, यूनियन, विद इन स्टेट, स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, पुलिस, प्रिजन, लैंड रिफॉर्म एंड योर पब्लिक ऑर्डर, ये सब स्टेट लिस्ट करेक्ट। सेंसस यूनियन लिस्ट करेक्ट। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, सेकंड शेड्यूल नहीं, फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स, सेकंड शेड्यूल में इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस है, 10 शेड्यूल करेक्ट, सी आंसर है। नेक्स्ट, कॉन्करेंट लिस्ट की बात पूछा है, हाँ अच्छा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976, इसमें 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया इंदिरा गांधी ने। कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो, सबसे पहले फॉरेस्ट, इसके बाद वाइल्ड एनिमल्स प्लस बर्ड्स, ये तो वाइल्ड लाइफ हो गया। नेक्स्ट एजुकेशन, नेक्स्ट वेट एंड मेजर, वही जो सब्जी वाले वेट रखते हैं, मेजरमेंट, मीटर क्या होगा, ये सब चीज़ें। एंड फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग ऑफ जस्टिस एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसका क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अलावा और अदर फॉर्म्स ऑफ जुडिशरी में जो भी रूल रेगुलेशन होंगे वो कॉन्करेंट होंगे। तो इस तरीके से 5 चीज़ें जो कॉन्करेंट लिस्ट में डाली गई हैं बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको नोट्स में फिर से देखेंगे, देखो जो 49 पेज पे, फॉरेस्ट, एजुकेशन, वेट, वाइल्ड लाइफ, एडमिन ऑफ जस्टिस एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये अगर लक्ष्मीकांत में जाके पीछे जाके देखोगे ना तभी भी आपको मिल जाएगा। ये देखो 8th एडिशन में 1010 पेज पे लिखा हुआ है। स्टेट लिस्ट में क्या क्या डाला है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेट एंड मेजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये 5 चीजें हैं, बिल्कुल ध्यान देना इस पर। चलो जी, तो ये हो गया। क्या पूछा है कॉन्करेंट लिस्ट में, क्या है, तो आपका एजुकेशन है कॉन्करेंट में, डिफेंस यूनियन, स्टेट, स्टेट, एग्रीकल्चर स्टेट में, हेल्थ सैनिटेशन स्टेट में, प्रिजन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर सब स्टेट में, लैंड रिफॉर्म स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन कब कॉन्करेंट लिस्ट में गया, तो 42nd 1976। 24 इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के क्वेश्चंस करेंगे तब देखें। 28, by which of the following amendment of the Constitution of India forest was transferred, forest again 42nd। next, नॉट करेक्टली मैच, फॉरेस्ट कॉन्करेंट करेक्ट, स्टॉक मार्केट कॉन्करेंट नहीं, स्टॉक मार्केट ऑल ओवर इंडिया सेम होना चाहिए, यूनियन, पोस्ट ऑफिस यूनियन, पब्लिक हेल्थ है, पोस्ट ऑफिस यूनियन है, स्टॉक मार्केट यूनियन है, इंश्योरेंस यूनियन है, कॉर्पोरेट टैक्स यूनियन है, ये सारी चीज़ें यूनियन में आती है, बैंकिंग भी यूनियन है, तो ध्यान रखना है।
आ जाओ यूनियन लिस्ट को देखते हैं। यूनियन लिस्ट क्या क्या है जी? तो यूनियन में सबसे पहले स्टॉक मार्केट, स्टॉक फ्यूचर मार्केट, शेयर मार्केट, कुछ भी बोले सब यूनियन है। इसके बाद बैंकिंग यूनियन है, इंश्योरेंस यूनियन है, पोस्ट ऑफिस यूनियन है, डिफेंस, रेलवे, फॉरेन यूनियन है, कॉर्पोरेट टैक्स यूनियन है, इलेक्शंस टू द स्टेट्स, स्टेट्स में कैसे इलेक्शन होंगे, ऑल ओवर इंडिया सिमिलर रहना चाहिए इलेक्शन, ये भी सब यूनियन है। रेडियो टेलीविजन यूनियन है। अब आ जाओ तो फिर से देखेंगे। रेडियो टीवी, स्टॉक मार्केट, फ्यूचर, शेयर, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस, डिफेंस, रेलवे, कॉर्पोरेट टैक्स, इलेक्शन टू द स्टेट्स। ध्यान ये इसको इग्नोर करो, जब आएगा तो बताऊंगा फिर से इसमें जो भी एडिशनल पॉइंट्स है। अभी बेसिक जानो। ठीक है जी, ये खत्म। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है यूनियन लिस्ट में क्या होगा? तो बहुत सिंपल कहानी है। यूनियन लिस्ट है, सेंसस होगा 3 नंबर, हटाओ। स्पेस रिसर्च रेसिडरी 248 हटाओ। स्टेट लिस्ट पॉपुलेशन कंट्रोलर ये 4 नंबर। पब्लिक ऑर्डर पुलिस 1 नंबर। 3142 ए आंसर है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बियरिंग, ओ ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसमें मुझे 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल कंप्लीट समझाना है, तब करेंगे। चलो ठीक है, इसको रिवाइज करना, नेक्स्ट लेक्चर बाद में देखें। And apart from these lectures, if you wish to complete entire syllabus of UPSC in this PYQ manner, then you can enroll in our course. You can pause the video and see the features of the course. You will get 3-day free demo class, and the fee payment is also monthly, so that you will always have an exit option. Everything is done in a planned manner. This is how polity will be done. This is how geography will be done. If you are interested, then you can message me on Telegram.